झुकने वाला तो नहीं हूं मैं। अब ये सर कट ही सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी पूरा देश, पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले। ये है वो मानसिकता जो मुस्लिम लोगों को ही घर जले, मस्जिदें जली, मारा गया और इंजर्ड हुए, और मुसलमानों को ही उसमें एक्यूज बना दिया। तो हमारी बड़ी ग्रीवेंस उन भारत सरकार के अफसरों के साथ है, ऑफिस और जो दूसरे कर्मचारी है, जो संविधान की शपथ लेके शेर का निशान लगा के क्रिमिनल एक्टिविटीज का, हम कानून के रास्ते से, जो भारत का संविधान कहता है उस रास्ते से वो सब साबित करेंगे जो हम आरोप लगा रहे हैं। चीटिंग, फोर्जरी, वो सब मैंने की, वो सब झूठी बात है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में फ्रेम में है एडवोकेट महमूद प्राचा। हाल फिलहाल के दिनों में महमूद प्राचा कई वजहों से चर्चा में रहे हैं। इनके ऑफिस पर रेड पड़ती है, फिर एफआईआर दर्ज होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एक चिट्ठी जारी करता है, एक आदेश आता है कि रेड की सारी फुटेज को सिक्योर रखा जाए, रेड के तरीके पर सवाल उठते हैं, तमाम चीजों पर बातचीत होती है। महमूद प्राचा, पिछले लगभग 1 साल का जो समय बीत चुका है, उसमें दिल्ली दंगों के कई सारे आरोपियों की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे हैं, और इन सब के पहले भी एक लंबे समय तक क्रिमिनल केसेस लड़ते रहे महमूद प्राचा। तमाम बातें होंगी, तमाम चीजों पर बातचीत की जाएगी उनसे, और पूरे मसले को समझने की कोशिश की जाएगी। कैसे हैं? बस जय भीम। चोट लगी हुई है थोड़ी रेड के दौरान, लेकिन बाकी तो हौसले बुलंद है। भारत के संविधान को किसी भी हालत में बचा के रखना है और लोगों को ये बताना है कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो, भारत का संविधान कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय दिला सकता है। ओके, रेड से बातचीत शुरू हुई है। मैं कुछ और सवाल पहले पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं वहीं से बातचीत शुरू करता हूँ कि रेड का वीडियो सामने आया था, जिसमें एक अधिकारी आपके सामने बैठा हुआ है, और उस अधिकारी को आप रोक रहे हैं कि नहीं, आप कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते, ले जा नहीं सकते। वीडियो हमने सबने देखा है, स्निपेट्स आए हैं, लेकिन उस दिन रेड की कहानी हम जानना चाह रहे हैं। उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली में, आपसे जानना चाह रहे हैं। उससे पहले मुझे आपको ये भी थोड़ा बताना पड़ेगा, अगर आप इजाजत दें, एकदम। कि रेड क्यों हुई। रेड एक ऐसे एक आदेश दिया था एक हमारे एडिशनल सेशन जज साहब, माननीय न्यायालय ने, जिसमें यह कहा गया था कि एक विटनेस की जो हमने मदद की, उसकी कंप्लेंट लिखने में, एक कंप्लेनेंट की जिसकी दुकान लूट गई थी, और एक गवाह जिसने वो दुकान लूटते हुए उसकी देखी थी, उसकी हमने इतनी मदद की कि वो पुलिस में कंप्लेंट रिसीव करा सके ईमेल के जरिए, क्योंकि पुलिस उस समय में एक धर्म के लोगों की कंप्लेंट्स नहीं ले रही थी, उन्हें मार रही थी, धमका रही थी, और दंगों में उनके ऊपर हमले भी कर रही थी। तो उनको थाने में जाने में बहुत बड़ा खतरा था। तो हमारे ऊपर जो इल्जाम है कि हमने ये कंप्लेंट उसकी, जो जिसकी दुकान लूट गई, जो वीडियोग्राफी में भी मौजूद है कौन लोग लूट रहे हैं, उसकी कंप्लेंट दी, 160 का पुलिस ने नोटिस दिया तो उसका जवाब दिया, और दूसरा हमने उसको ये भी बताया कि एक और गवाह ने आपकी दुकान लूटते हुए देखी है और वो आपके बारे में एक गवाह बन सकता है। ये है जुर्म हमारा। वो दुकान लूटी है, उस दुकान के लूटने वाले वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, सबकी शक्लें नजर आ रही हैं। मगर उस केस में मुस्लिम कम्युनिटी के ही 8-10 लोगों को बंद कर दिया उसी केस में। और हमारी गलती यह है कि हमने उनकी कंप्लेंट्स ईमेल के जरिए राष्ट्रपति महोदय को, चीफ जस्टिस महोदय को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सबसे पहले हमने एड्रेस ही कमिश्नर ऑफ पुलिस को किया, और डीसीपी साहब तक को एनएचआरसी में, और डीसीपी साहब जो इलाके के उनको वो कंप्लेंट भेज दी। जो सिग्नेचर है उसके वो भी वही है, कोई मना नहीं कर रहा, दोनों के सिग्नेचर भी हैं, और दोनों ये भी मान रहे हैं कि हाँ हमने साइन भी किए थे और अंगूठे भी लगाए। ठीक है, ये हमारा गुनाह है, जिसके लिए 200 के करीब पुलिस वाले आए थे, 200 के करीब, 200 के करीब, 15-20 जो हमारे ऑफिस में घुसे थे हथियारों समेत। और ये तो कोर्ट ने, हालांकि हम लोग उस पे इलीगल उसको ऑर्डर, जो एकेडमिक डिस्कशंस भी हो रही है, और मैंने एक अपनी जो वायरल हो भी रही है वीडियो, उसमें कहा भी है कि हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये ऑर्डर इलीगल है, परंतु क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है वो, तो मैं इसे मानूंगा, चाहे गलत मानता हूं सही मानता हूं, ये मेरा जाती राय है। जब तक मैं इस ऑर्डर को निष्क्रिय नहीं करा देता किसी ऊंची अदालत से, जब तक मैं इसको मानने के लिए बाध्य हूं। इसी वजह से, केवल इसी वजह से मैं आपको अपनी ईमेल का पासवर्ड खोल के दे रहा हूं, ताकि आप वो एक चीज से
आप एक ईमेल मैसेज से आप वो चीज निकाल सको जो कि जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखी है। उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगा। आप मुझे जान से तो मार सकते हैं, लेकिन मैं अपने किसी भी क्लाइंट की कोई भी बात आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसने, मैं कानूनी तौर पे भी बाध्य हूं, और उसके अलावा मेरी जिम्मेदारी भी है एज वकील। अगर वकीलों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया कि वो अपनी चीजें वहां से भी चोरी हो जाएंगी, और उनके जो उन्होंने हमसे बात की है वो पुलिस हमें ही मार पीट के या धमका के ले लेगी, तो पूरा न्यायिक व्यवस्था जो है वो धराशायी हो जाएगी। तो ऊपर वाले ने मुझ पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली थी, और मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैं उस जिम्मेदारी में खरा उतरा। अब जो बाकी चीजें आप जो बड़ी बड़ी मीडिया है इतनी बड़ी बड़ी उसमें आ रही है कि चीटिंग, फोर्जरी, वो सब मैंने की, वो सब झूठी बात है। और वो जो मनुवादी व्यवस्था के आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, और माननीय परमादरणीय प्रातः वंदनीय अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे, क्योंकि वो राजनीतिक चाणक्य हैं, उनके कहने पे ये सब चीजें, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इतना सा मसला है। चीटिंग का तो आरोप, फोर्जरी का आरोप, झूठा एफिडेविट बनाने का आरोप मुझ पर है ही नहीं। पुलिस के केस में भी जिन वकील साहब के ऊपर वो आरोप है वो भी झूठा है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो उसके बारे में स्वयं बताए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आप पर जो सिग्नेचर फेक करने का और गलत अंगूठा अंगूठा लगाने का जो आरोप है वो झूठा है। आप कोर्ट के ऑर्डर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, एक और भी है इसमें चीज के, एक जो जिसकी दुकान लूटी थी उसने एक झूठा एफिडेविट एक ऐसे व्यक्ति की जिसको झूठा फंसाया गया था, मुस्लिम व्यक्ति को, उसके फेवर में एक एफिडेविट लगाया था उसकी बेल एप्लीकेशन में। वो आरोप मेरे ऊपर नहीं है, उसमें मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन ये गोदी मीडिया जो है, बड़े बड़े चैनल्स जो पैसे से बड़े हैं और कंटेंट से जीरो हैं, वो लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो एफिडेविट भी मैंने फोर्जरी की थी, इसीलिए मेरे ऊपर चीटिंग फोर्जरी का मुकदमा। मेरे ऊपर नहीं है चीटिंग फोर्जरी का मुकदमा। मेरे ऊपर जो, अगर पुलिस की बात, झूठी बात भी सच्ची मान ली जाए, तो सिर्फ ये मुकदमा बनता है कि मैंने अपनी ईमेल से उसकी कंप्लेंट भेजी। क्योंकि पुलिस भी ये नहीं कह रही है कि सिग्नेचर झूठे मैंने किए हैं, पुलिस भी यही कह रही है जो मेरे से कनेक्टेड बात है, सिग्नेचर भी उसी के हैं, अंगूठे भी उसी के हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है वो तो आपको, आप जर्नलिस्ट हैं, एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, तो आपको पता ही है जो ये आरएसएस और गोदी मीडिया और परम आदरणीय अमित शाह जी जो करते हैं उसमें एक्सपर्ट हैं, वो राजनीतिक चाणक्य हैं। इसलिए मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। ओके, वो आपके आरोप है सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन क्या हुआ? सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, मेरे आरोप नहीं है ये बात आप पुलिस से कंफर्म कीजिए। अगर पुलिस मेरी इस बात को अगर हाँ ना करे तो जो आप मुझे सजा देना चाहेंगे, अरे सर, मैं कौन होता हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ। आरोप मेरा कुछ और है। आरोप मेरा ये है कि अमित शाह जी ने उन लोगों को, ये आरोप है जो मैं साबित करूंगा वीडियो में, आरोप भी बता रहा हूँ क्या है, ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है जिसको पुलिस हाँ करेगी। अब इसके बाद जो मेरा आरोप है वो भी सुन लीजिए। अमित शाह साहब ने 2 मकसद से मेरे घर ये रेड कराई है। इतना बड़ा मैंने आपको बताया, इतना छोटा मसला था, एक पुलिस वाला भी आके कर सकता था। इतनी बड़ी रेड इसलिए कराई है कि वो जबरदस्ती मेरे ऑफिस से, मेरे पास जो इस सरकार के खिलाफ बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी, आईएएस ऑफिसर, जो एक तो उसमें ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनको दुनिया भर में पुरस्कार मिल रहे हैं, जो करप्शन के लिए सबसे बड़े एक स्तंभ माने जाते हैं देश में, उनके भी जो मटेरियल है वो मेरे पास है इसी कंप्यूटर में। मैं उसको ले जाने से रोक रहा था। बहुत सारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स ने भरे हैं, वो उसकी दूसरी पार्टी को ये बेच देते पुलिस वाले। ये मेरे आरोप है। और असली आरोप ये है कि अमित शाह जी ने जो दिल्ली दंगों के और दूसरे इस प्रकार के सीनियर ऑफिसर्स के और दूसरे जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके पास जो सबूत थे इस सरकार के खिलाफ, वो यहां से छीनने के लिए उन्होंने ये सारी कार्रवाई की। और इस दौरान यदि कोई टसल होती है, मैं रोकता हूं, जैसा वो मेरे नेचर जानते, तो वो मुझे गोली मारना चाहते थे। और ये सब उन्होंने कैमरे पे बोला है, ये मेरे आरोप है। क्या मतलब उन्होंने कैमरे पर बोला कि वो आपको गोली मारना चाहते हैं उसी दिन तो रेड के दौरान? ये मेरा आरोप है। यस, अमित शाह जी का नाम और एक बड़े वकील साहब का नाम, जो कि सरकारी बड़े सबसे बड़े वकीलों में से एक है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मेरे मित्र भी हैं और प्रोफेशनल एथिक्स इस बात की इजाजत नहीं देते, लेकिन वो लीगल चाणक्य हैं इस सरकार के, अमित शाह जी पॉलिटिकल चाणक्य हैं। ये सब वीडियो पे बोला गया है। तुषार मेहता की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बिल्कुल नहीं लेना चाहता, क्योंकि सारे वकील जो होते हैं हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हम अगर ऐसा काम शुरू कर देंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्लीज नाम ना लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे आरोप हैं और इसीलिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो वीडियोग्राफी हमें मिल जाए। पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उस वीडियोग्राफी से छेड़छाड़ नहीं की जाए। और सरकार और पुलिस पूरी ताकत ये लगा रही है कि वो वीडियोग्राफी, छेड़छाड़ तो वो कर ही चुके हैं, उसके भी सबूत कोर्ट के ऑर्डर्स में आ चुके हैं। तो सरकार ये चाहती है कि किसी प्रकार से वो दुनिया के सामने ना आए। मैं सिर्फ कोर्ट ने कहा भी है कि वीडियोग्राफी आप सिक्योर कीजिए उस दिन की।
हाँ, तो हमें नहीं दी, हालांकि कानूनी तौर पे, और वो खुद वादा भी किया था और कर रहे हैं, मुझे मिलनी चाहिए और वो मिलेगी भी। मगर मेरा जो आरोप तो यहाँ तक है, और इस आरोप को मजबूती देने के लिए मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, जिस दिन ये 15 घंटे की पूरी वीडियो दोनों कैमरास की जो लाए थे, कोर्ट ने जो निर्देशित थी, वो अगर जनता के सामने आ जाएगी, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ये मैं अपने आरोपों को मजबूती देने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा मैं। वीडियो आ जाएगी, दुनिया देखेगी कि किस किस का नाम लिया गया था और क्या किया गया था और यहाँ क्या हुआ है। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा उसके बाद। ओके। और वो इस बात को मना करेंगे, आप पूछ लीजिए, नहीं तो आप उनसे ले लीजिए वीडियो। ये है मेरी सच्चाई का प्रूफ, सबूत। ओके, तो महमूद प्राचा आप बोल रहे हैं कि रेड के दौरान उनको गोली मारने की धमकी भी दी गई, 15 घंटे का वीडियो आएगा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, सारा सच उस 15 घंटे के वीडियो से आ जाएगा। रेड के बाद एफआईआर होती है आप पर प्राचा जी, और उसके बाद मेरी जब आपसे फोन से 2 दिनों से बात हो रही है, तो आप फोन पर भी बार बार जिक्र करते हैं कि ये हो गया, नोटिस भेजना है, क्या होने वाला है? देखिए, झुकने वाला तो नहीं हूं, ये सर कट सकता है, ये सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकता है, झुकने वाला तो नहीं हूं मैं। अब ये सर कट ही सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी पूरा देश, पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले। अब जो इस एफआईआर की बात कर रहे हो, जो दूसरी एफआईआर हम पे लगाई गई है, हमने जब 6 बज गए, इन लोगों ने सब मटेरियल ले लिया कोर्ट के आदेश द्वारा, हमने दे दिया, सारे कंप्यूटर्स, मेरे सारे बाथरूम, सब रूम, सारी फाइलें सब खंगाल ली। मिलना तो कुछ था ही नहीं वहां पे। 15 घंटे और हैकिंग मशीन्स आ गई, हैक भी कर लिए। नीचे भी बता रहे थे हमारी 15-20 जो मशीन लैपटॉप्स में और गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब रिकॉर्डिंग पे। तो वो भी उन्होंने जो जो गैजेट्स लगाने थे, जो विदेशी ताकतों के खिलाफ लगने चाहिए, वो हमारे जो देश के एसेट्स हैं, वो हम जैसे आम नागरिकों पे ही लगा रहे हैं, ये फाइंड आउट करने के हमने विटनेस किया, क्या ईमेल भेज दी थी। तो ये जो है करीब 1 करोड़ रुपया या 50 लाख से 1 करोड़ खर्च कर दिया। ये जो सब हो रहा है, ये उस चीज के लिए नहीं हो रहा था जो नजर आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम कानून के रास्ते से, जो भारत का संविधान कहता है, उस रास्ते से वो सब साबित करेंगे जो हम आरोप लगा रहे हैं, और वो दुनिया को दिखाएंगे कि भारत के संविधान में कितनी ताकत है। ओके। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जब होता है, मतलब वो दिसंबर से शुरू हो जाता है और अब 2020 तक चला आता है, मार्च वगैरह तक, तो कई लोग उसमें गिरफ्त में लिए गए, आरोपों में उन पर कई सारे आरोप हैं, केस हैं, उनके वकील हैं। अब इन सब में पुलिस की कार्यशैली पर, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने भी कहा है, मतलब कोर्ट ने पुलिस के लिए कहा है कि देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है। सवाल है कि कौन सा ऐसा माइंड है जो दिल्ली पुलिस अप्लाई नहीं कर रही है, इसलिए कह रही है कोर्ट अप्लाई नॉट नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्या कौन सा ऐसा माइंड है इसके लिए, कोर्ट के लिए, जो अपरिहार्य है? वो माइंड है भारत के संविधान की शपथ का, जो सब पुलिस ऑफिसर्स ने लिए हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, सच्ची इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। सर वो तो एक ब्रॉड टर्म बता रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से मैं पूछ रहा हूँ। इसमें जैसे सभी दंगों में हुआ है आज तक, कि SC ST के खिलाफ जो भी मारपीट की जाती है और दूसरी माइनॉरिटी के खिलाफ जो भी मारपीट की जाती है, उसको मनुवादी मानसिकता के लोग जो RSS के हैं और दूसरी तंजीमों में या संगठनों में हैं, वो आपका कहने का मतलब है जो जो मनुस्मृति से प्रभावित है, आपके कहने का मतलब है? हाँ, मनुस्मृति, मनुवादी मानसिकता। ओके। मेरे शब्दों को जरा आप अपने दर्शकों तक भी आपने अच्छी तरीके से पहुंचाया, शुक्रिया। मनुवादी मानसिकता से जो ग्रसित हैं, बहुत सारे मुसलमान भी ग्रसित हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग, पाकिस्तान में देखिए वहां पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ रहे अभी तक, वहां पे जमींदारी प्रथा चली आ रही है, तो वो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित मुसलमान है। क्या भारतीय मुसलमानों पर भी ये बात लागू होती है? एकदम, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित जो भी हैं, कुछ ऐसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, वो भी ऐसे हैं जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और कुछ मुसलमान भी हैं, आप देख रहे हैं, जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। खैर, वो बात फिर डाइवर्ट हो जाएगी स्पेसिफिक्स पे। तो एक ट्रेंड चला है, वो ट्रेंड ये है कि उन्हीं को मारो, उन्हीं के खिलाफ माहौल बनाओ, और वो मैक्सिमम क्या कर लेंगे, SC ST और माइनॉरिटीज के लोग क्या कर लेंगे, वो अपने लोगों को छुड़ा लेते हैं, साल 2 साल 3 साल की मेहनत करके, और फिर अगला दंगा, मारपीट हो जाती है, अगली जलाना हो जाता है, अगली किसी बहन बेटी को हमारी जला दिया जाता है जिंदा।
ये सब चलता रहता है। हम सिर्फ मैक्सिमम यही करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ही जुल्म हुआ और हम ही अम्बेडकरवादियों को बंद कर दिया सरकार ने, और हम उसको छुड़ाते छुड़ाते निकल जाते हैं। हमने क्या किया है, ये मैं सारे दंगों का और सारे अटैक्स का SC ST पे नहीं जाना चाहता हूं, मगर और हमने क्या किया एक अलग बात, हमने ये किया कि हम छुड़ाएंगे भी, परंतु हम जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनको भारत के संविधान और कोर्ट के थ्रू पकड़वाएंगे भी। यहां प्रॉब्लम आ गई। हमने कम से कम 2 दर्जन से भी ज्यादा RSS के ऑफिस बेयरर्स को अरेस्ट कराया इन्हीं दंगों में, कोर्ट के माध्यम से। मैं तो ऑर्डर नहीं करता ना, मैं पुलिस को ऑर्डर नहीं कर सकता। महमूद प्राचा के खिलाफ क्यों है ये, मैं थोड़ी ऑर्डर कर रहा हूं। मैं तो इन मुश्किल हालात में भी माननीय न्यायालयों को अपनी दलीलों से सिर्फ कन्विंस करता हूं कि वो इस बात की खुशी महसूस करें कि उन्हें ऐसा ऑर्डर करना है। तो मेरा जुर्म यह है कि मैं RSS और उसके तार, अब हमने बहुत सारी 156(3) डाल के FIR करा दी है और वो एक झड़ी सी लग रही है RSS, BJP के और पुलिस के लोगों के खिलाफ, सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ। तो वो ट्रेस बैक होके जा रहा है परम आदरणीय की तरफ, राजनीतिक चाणे की तरफ। इस प्रकार से वो है तकलीफ, और वही छीनने यहाँ पे आए थे प्राइमरीली। और दूसरा जो हमारे जो दूसरे सबूत हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक नाम बताया, मैं बाकी नाम इशारे में भी नहीं बताना चाहता क्योंकि सभी की जान को खतरा है। जो सरकार की करप्शन के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी RTIs लगा के सबूत डाल दे रखे हैं, जिसके लिए हम PILs फाइल कर रहे हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे आ जाइए प्रचार। तो ये है वो मानसिकता जो मुस्लिम लोगों को ही घर जले, मस्जिदें जली, मारा गया और इंजर्ड हुए, और मुसलमानों को ही उसमें अक्यूज बना दिया। जैसा ये केस भी है जो जिसमें चल रही है चर्चा, वीडियोग्राफी पे मौजूद है जय श्री राम कहते हुए, लोगों की शक्लें नजर आ रही है, मगर वो मुद्दा तो कहीं खत्म ही हो गया। जो कंप्लेनेंट इस केस में है उसकी दुकान लुटी है, वो मुद्दा ही खत्म हो गया, उसकी दुकान लुट गई, कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है कि जो गवाह थे वो मुलजिम बन गए, जिसकी दुकान लुटी है वो खुद मुलजिम बन गया, उसके वकील मुलजिम बन गए, और जिसने गवाह देने में और जिसने पुलिस के सामने जवाब देने में मदद की थी वो वकील भी मुलजिम बन गए। दुकान लूटने वाले आज भी खुले घूम रहे हैं। तो ये तो भारत के संविधान से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब आपको समझ में आया एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या कह रहे हैं। और जो ये मुसलमानों के खिलाफ भी जुर्म हुए और मुसलमानों को ही मुलजिम बनाया और वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन हुई, ऐसे भी न्यायिक जो ऑर्डर्स हैं वो भी बहुत सारे हैं, पब्लिक डोमेन में आप लोग देख लें इन्हीं दिल्ली दंगों में। तो और इसमें सबसे बड़ी जो हमारी जो ग्रीवेंस है वो कभी भी सरकार में बैठे लोगों से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है जो संविधान की शपथ लेके सरकारी कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर्स, जो वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं संविधान के बाहर जाके, वो है असली मुजरिम। क्योंकि सरकार ने गलत ऑर्डर दिया, तो जो कानून है भारत का वो ये कहता है कि वो बाध्य नहीं है लूट मार करने के लिए, लोगों को मारने के लिए पुलिस वर्दीधारी पुलिस बाध्य नहीं है, वो मना कर सकते हैं उस ऑर्डर को। तो हमारी बड़ी ग्रीवेंस उन भारत सरकार के अफसरों के साथ है, ऑफिस और जो दूसरे कर्मचारी हैं जो संविधान की शपथ लेके शेर का निशान लगा के क्रिमिनल एक्टिविटीज का। ओके, यहाँ पर एक घटना का जिक्र जरूरी हो जा रहा है। दिल्ली पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, दिल्ली पुलिस की एक एडवाइजरी सामने आई थी। उस एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि हिंदुओं में रोष है पुलिस की कार्रवाई से। उसके बाद वो जब आदेश, उस पर हमने रिपोर्टिंग भी की थी, वो आदेश जब जाता है कोर्ट में और उस पर होती है, तो दिल्ली पुलिस एक आंकड़ा रखती है सरकार कोर्ट के सामने, कहती है कि सर हमने कुछ 800-850 हिंदुओं को गिरफ्तार किया है, तो 800-900 मुस्लिमों को भी गिरफ्तार किया है। हम दर्शकों को यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भारत में जो दंगों का इतिहास रहा है वो यही कहता है कि सब कुछ एक बाइनरी पर है, सब कुछ में 2 पक्ष, 2 समुदाय, 2 धर्म होते ही हैं। तो आगे आने वाली बातचीत में हो सकता है हिंदू और मुस्लिम कई बार आए, तो हम उस बाइनरी को बार बार चिन्हित करना चाह रहे हैं, उस पर सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये बार बार बातचीत करेंगे। तो जब दिल्ली पुलिस ने, प्रचा साहब ये बोला कोर्ट में कि इतने हिंदू गिरफ्तार हुए तो इतने मुस्लिम भी गिरफ्तार हुए हैं, फिर उस ऑर्डर को दिल्ली पुलिस के उस ऑर्डर को या उस एडवाइजरी को कोर्ट ने कहा कि नहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। तो दिल्ली पुलिस तो ये कोर्ट में बोल रही है ना कि हम तो भाई सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। वो केस भी मैंने ही किया था और जी उसमें वकील मैं ही था, तो इसीलिए तो आंख का कांटा मैं ही हूं। अब आप सुन लीजिए, जो पहले दिन का ऑर्डर था वो भी आप पढ़ लीजिएगा।
वो काफी सख्त ऑर्डर हुआ था पहले दिन, वो रिपोर्ट भी हुआ। दूसरे दिन जो आपको भी इंप्रेशन दिया, और जज साहब को ये इंप्रेशन नहीं था, क्योंकि जजेस जो होते हैं वो बहुत ही इस चीज में हम लोगों का, क्योंकि वकीलों और जजेस का काम है, तो जो इंप्रेशन आपको है इतने सीनियर जर्नलिस्ट को, वैसा इंप्रेशन जज साहब को नहीं था। लेकिन झूठ बहुत बोल दिया कि इस तरह की एडवाइजरीज हम करते हैं। तो कोर्ट बाध्य होती है पुलिस की बात को मानने के लिए, लेकिन ये सरासर झूठ है। हम उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करके आरटीआई लगा के वो साबित कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या इंप्रेशन आया वो मेरी चिंता की बात है। इस प्रकार का झूठ फैलाया जाता है, जिससे बुद्धिजीवी वर्ग भी जो है बेकाबू। नहीं है प्राचा साहब, मैं जो कोर्ट का ऑर्डर था मैं उसको साइड कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की जो सबमिशन थे मैं उसको साइड कर रहा हूँ। जो पुलिस ने कहा है वो ये कहा है कि हमने 700-750 चार्जशीट दायर की है हिंदुओं के खिलाफ, और 700-750 चार्जशीट दायर की है मुसलमानों के खिलाफ। अरेस्ट की बात नहीं कही है। आज तक दिल्ली पुलिस ने ये नहीं बताया है कि इतने मुसलमान अरेस्ट हुए और इतने हिंदू अरेस्ट हुए। जिस दिन वो ये बता देंगे तो सारी कलई खुल जाएगी, क्योंकि 90% जो चोट लगी है, दुकानें लुटी हैं, मरे हैं लोग, और जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हुई। चार्जशीट फाइल की हुई है, और वो भी कैसे कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जो बराबर चार्जशीट भी आ रही हैं। क्यों आ रही है? इसलिए कि मुस्लिम्स के केस में मुस्लिम्स को ही चार्जशीट कर दिया। मतलब मुस्लिम ने एफआईआर दायर की तो चार्जशीट उनके खिलाफ की, आप कह रहे हैं? मुस्लिम किसी और मुसलमान के खिलाफ कर दी। ओके, ये है बात। तो आप जैसे व्यक्ति को अगर एक गलत इंप्रेशन आ सकता है, तो आम जनता का क्या है? इस चीज में परम आदरणीय और मनुवादी मानसिकता माहिर है। आप पर ये आरोप लगता है प्राचा साहब कि मतलब ये बात बार बार आती है घूमकर कि आप लेबल किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है मुझे नहीं पता, आप जवाब देंगे, कि आप मुस्लिम पक्ष के ही वकील हैं। क्या कहना है इस पर आपका? मनुवादी मानसिकता को उन्हीं की जबान में जवाब देने वाला मैं एक अम्बेडकरवादी हूं, क्योंकि इस देश में दो ही मानसिकताएं हैं और दो ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तीसरा कोई भी नहीं है। एक है अम्बेडकरवाद, एक है मनुवाद। तो मेरे खिलाफ जो ये आरोप है, इसके भी तथ्य सुन लीजिए। बिटवीन 60 से 70% जो मैं केसेस कर रहा हूँ, जो मैं प्रो बोनो करता हूँ, और जो मैं मजलूमों के लिए और जो पिछड़े वर्ग के लिए और जो कमजोरों के लिए केस करता हूँ, उसमें SC ST और महिलाएं हैं, और महिलाएं भी नॉन मुस्लिम महिलाएं। 30 से 40% मेरा जो है वो मुस्लिम्स के केस करता हूं। इस पे भी आप अगर स्टोरी करना चाहें कर ले, मैं आपके सामने तथ्य रख दूंगा। तो मैं किसी भी SC ST जो भी अम्बेडकरवादी है उसमें फर्क नहीं करता, क्योंकि SC STs और महिलाओं के साथ जो है वो जुल्म ज्यादा हो रहा है। तो 60 से 70% उन लोगों के केसेस मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुसलमानों पे SC ST की तुलना में बहुत कम जुल्म हो रहे हैं देश में। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए उसी हिसाब से उसी परसेंटेज में उनके केस में कर रहा हूँ। अब मनुवादियों से पूछ लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर वो बोलते जाए। तो ये तथ्य हैं और ये मेरा दिल है। अब बाकी मनुवादी तय करेंगे, क्योंकि टाई वाले जर्नलिस्ट जो बढ़िया बढ़िया जेल लगा के आते हैं, वो क्या बोलेंगे उससे बारे में तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। अरे प्राचा साहब, कभी कभी मैं भी जेल लगा लेता हूँ, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर मैं भी लगाता हूँ, मगर मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ। अगर आप चाहें उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम अपनी बातचीत करें। समझ गए ना, दर्शक भी समझ गए और हम सब भी समझ गए। जी, प्राचा साहब ये बता रहे हैं कि जब आप केसेस के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, तो कि मतलब आप तो कह रहे हैं कि इन आरोपों को खारिज ही कर रहे हैं कि जो है आप वो जाके देख सकते हैं, आपके 60-70% SC ST और महिलाओं, वो भी नॉन मुस्लिम महिलाओं के ज्यादातर केस आप उठाते हैं। जो केस मैं प्रो बोनो कर रहा हूं, जो मैं फ्री कर रहा हूं, जो प्रो बोनो है आपके। और फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि आपके केस चूज करने का, केस को रिप्रेजेंट करने का, केस उठाने का तरीका क्या है? क्या संगठन जैसे, मतलब एक तो वो एक फेमस तस्वीर है आपकी जिसमें जमा मस्जिद में आप अम्बेडकर की बड़ी सी फोटो उठाए दिखते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ, ठीक है? और फिर तो क्या मतलब संगठनों जैसे जमात हो गया या यूनाइटेड अगेंस्ट हेट हो गया, या जो भी संगठन है जो मानवाधिकार की बात करते हैं या माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात करते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं
क्या परिजन आपको अप्रोच करते हैं या आरोपी आपको अप्रोच करते हैं या आप खुद केस चुनते हैं? तरीका क्या है? तरीका ये है, देखिए, एक तो हमारा एक ये भी असूल है कि हम किसी भी संस्था से या किसी भी व्यक्ति से जो हम प्रो बोनो केस कर रहे हैं, हम अपने आप ही उसको करते हैं, किसी से भी एक पैसा नहीं लेते। और हम देश और दुनिया के सभी लोगों से जो हमें मदद करना चाहते हैं, सैकड़ों लोग हमें फोन करते हैं कि हम फाइनेंशियल मदद करना चाहते हैं, हम साफ तौर पे मना करते हैं। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अच्छे वकील स्पॉन्सर कीजिए, वो हमारी टीम में जोड़िए, हम उनसे काम कराएंगे। ये हमारा तरीका है, हम पैसे नहीं लेंगे, किसी हालत में नहीं लेंगे। एक बात, अपना अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तरीका अच्छा है या दूसरा तरीका अच्छा है, पर जो मुझे सूट करता है, जो मेरे लिए अच्छा है, मैं वो तरीका इख्तियार करता हूँ। दूसरा, हमारे पास क्योंकि ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत हमें नाम दिया है, और ये तो हमें इस ब्रैकेट में भी बांध दिया गया है, वरना मैं एक वकील भी जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड वकालत होती है, आउटर स्पेस लॉ, फूड लॉ, मेडिसिन लॉज और ये टैक्स लॉज में भी हमारी मतलब अनगिनत जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन क्योंकि मनुवादी व्यवस्था को तो हमें मुसलमान बनाना है, और अगर मुसलमान भी ना बन पाए देश की नजर में, मतलब मैं हूं मुसलमान, उसको मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको हिंदू मुसलमान करके हमारा फायदा उठाना है हमारी बातों का, तो वो हमें अम्बेडकरवादी बताएं, ये उनका मसला है। लेकिन हमारे पास संस्थाएं आती हैं, हमारे पास लोग खुद आते हैं सुनकर, क्योंकि हम किसी भी हालत में उनका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। यहाँ तक कि वकील तक स्वयं, जो हमारे बहुत सारे SC ST के वकील हैं, और इवन के जो जिन लोगों का जो पैदा हुए हैं वर्ण व्यवस्था में जो मनुवादी मानी जाती है, उसमें भी उनके भी मैं बहुत सारे केसेस कर रहा हूँ। तो इस बात के लिए लोग मेरे पास आते हैं कि मैं किसी भी हालत में डरूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, और प्रोफेशनली भी मुझे वो लोग लाइक करते हैं। तो ये इस वजह से मेरे पास आते हैं। फिर मैं ये चूज करता हूँ, बहुत सारे केसेस को मैं मना भी करता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि जो व्यक्ति है वो मुझसे मेरी जो काबिलियत है उसका नाजायज फायदा उठाना चाहता है अपने किसी फायदे के लिए, या वो इनोसेंट नहीं है, तो मैं बहुत सारे केसेस मना भी करता हूँ। यानी एक मोटा-मोटी निष्कर्ष, यानी मोटा-मोटी एक निष्कर्ष पे आप पहुंचते हैं अपने दिमाग में केस को चूज करने के पहले। हाँ, और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वकील को मना नहीं करना चाहिए, कोई भी केस आए, अगर कोई करके भी आता है तब भी हमें करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम सभी लोगों की मदद नहीं कर पाते। मतलब मैं फीस वाले क्लाइंट्स को भी कई बार मना कर देता हूँ, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वकील को मना नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कुछ कमियां मुझ में भी हैं, मगर मेरा यही है कि खासतौर पे ये जो टेरर रिलेटेड केसेस हैं और जो इस प्रकार के केसेस हैं, उसमें मैं बहुत ही छानबीन करता हूँ पहले, जब मुझे ये विश्वास हो जाता है कि इसको झूठा फंसाने के लिए और असली आतंकवादियों को बचाने के लिए सरकारी एजेंसीज ने ऐसा किया है, और उसके एग्जांपल्स दर्जनों हैं। मैं आपको अगर चाहेंगे तो दे दूंगा, तब मैं वो केस लेता हूँ, और फिर मैं जिससे मेरी सबसे बड़ी जो मैं जिनको सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ, मुझे तो एक दो याद ही आ रहे हैं। काजमी का केस था जो आपका इजराइल एम्बेसी ब्लास्ट केस था, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट साहब का, जर्मन बेकरी ब्लास्ट का, जो इंडियन मुजाहिदीन का सारा केस हमने, इसीलिए तो राकेश मारिया जी का जो आप बोल रहे थे, वो हमें क्यों रवि पुजारी जी से मरवाने के लिए सुपारी दी थी राकेश मारिया जी। अच्छा, ये बताइएगा, ठीक है, उस पे आएंगे। अब ये मैंने कहा था कि उस पे बात करेंगे, तो करेंगे ही करेंगे। अभी इंडियन मुजाहिदीन का नाम आ गया। मतलब मुझे एक मेरी याद कहती है कि 2013 के बाद से, मतलब आप जब एक रेजीम चेंज होता है जब भारत में, इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन जो है वो चर्चा से, घटनाओं से पूरी तरह गायब हो जाता है। वो एक समय था 2005, 6, 7, 8, 9, 10, इंडियन मुजाहिदीन आप हर रोज सुनते थे। न्यूज चैनल्स को ईमेल डाल दिए जाते थे। मतलब वो, मुझे लगता है किसी आतंकवादी संगठन के लिए इससे बड़ा मूर्ख काम कोई नहीं हो सकता है कि वो ईमेल डाल दे। और इंडियन मुजाहिदीन के बारे में कई बार ये कयास लगाए जाते हैं, कई बार तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बातें होती हैं। कहां गया? इसीलिए तो मैं आपकी इज्जत करता हूं। क्यों मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं? क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं। अरे सर, मेरी तारीफ मत करिए, मैं सवाल जवाब बात करते हैं। कितना आपने सटीक सवाल पूछा है, इसलिए ठीक है। अब हम बताते हैं जो हमें तथ्य पता है। मनमोहन सिंह जी जॉर्ज बुश साहब से मिलने अमेरिका गए, तो वहां एक बात आई कि इंडिया में होम ग्रोन टेररिज्म इस्लामिक है ही नहीं। अच्छा, कब की बात है ये 2000 मेरे ख्याल से 6 या 7 की जब भी उनका दौरा हुआ था, उसमें अगर आप ये रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो एक वैक्यूम था, उसको भरने के लिए इंडियन मुजाहिदीन नाम की एक संस्था हमने स्वयं इजाद की। और ये बात हमने जर्मन बेकरी ब्लास्ट में
साबित की है, इसीलिए राकेश मारिया साहब से जो वो हुआ था। मगर ये 2007-8 के ऊपर ये सब चीजें गढ़ी हुई हैं, रची हुई हैं, और इसीलिए करकरे साहब की भी हत्या हुई थी। एक मतलब इंडियन मुजाहिदीन जैसी कोई संस्था थी ही नहीं एक्चुअली। बिल्कुल नहीं, ना थी ना है। ना जर्मन बेकरी ब्लास्ट का केस जो है वो हमने 2 महीने लगा के, उसमें मेरी सेहत भी खराब हो गई थी, क्योंकि मेरी जो डिस्क प्रॉब्लम शुरू हुई है उसी वजह से हुई है कि मैं यहाँ से हर मतलब 2 महीने तक मैं अप डाउन कर रहा था वहां पे, तो रेगुलर, और पूरे 7-8 महीने तक वो केस चला था। और उसमें हमने ये बात साबित कर दी कि ना वो आरडीएक्स था कोई, और जो जर्मन बेकरी ब्लास्ट की जो वीडियो बना के कोर्ट में पेश की गई थी, जिसपे उसको 6 फांसियां और 5 फांसी और 6 लाइफ सेंटेंसेस हुए थे, वो वीडियो जो उन्होंने बनाई थी जर्मन बेकरी की, वही झूठी थी। ओके। बाद में ऑर्केस्ट्रेट की थी, ये हमने हाई कोर्ट में काफी मेहनत करके साबित किया, और उससे इंडियन मुजाहिदीन की सारी कहानी गिर गई। तो इंडियन मुजाहिदीन तो उसके बाद से एकदम गायब इसीलिए हुआ है। उसके बाद से ये आईएसआईएस की घटनाएं शुरू हो गई, तो एक ना एक इस तरह का वो चाहिए होगा। आईएसआईएस का इंडिया में हम लोगों ने सबसे पहले मुखालफत की थी, और उसको किसी भी प्रकार से उसको घुसने से हम लोगों ने रोका। अगर आप उसकी भी रिसर्च करेंगे, और उसकी वजह से हमें इराक जाने से भी रोका गया था। एक डेलीगेशन जा रहा था आईएसआईएस की मुखालफत करने, यहाँ से 2 लाख लोगों ने वॉलंटियर किया था कि हम पीसफुल तरीके से आईएसआईएस की मुखालफत करेंगे, क्योंकि वो इस्लाम का और मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो सरकारों ने हमें रोका इस काम को करने से, मगर फिर भी हमने बहुत मेहनत करके उसको रोका। मगर इंडियन आईएसआईएस का भी अब आप चलन देख लीजिए, जब से हमने ये शुरू किया है कि अगर ब्लास्ट होते हैं तो टेररिस्ट भी होते हैं, हम असली टेररिस्टों को ढूंढेंगे। इन बेगुनाहों को छुड़ाने के साथ साथ ये भी तो जरूरी है, अगर एक कोई ब्लास्ट हुआ है, लोग मरे हैं, तो एक्स ने नहीं तो वाई ने किया होगा। एक्स को हम ये साबित करते हैं कि ये बिल्कुल था ही नहीं, इसको झूठा फंसाया गया, तो वाई को पकड़ना एक इसी में इन्वॉल्व है चीज। अब वाई के चक्कर में ये ब्लास्ट होने देश में बंद हुए। मैं वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन इस पे भी ये रिसर्च का विषय है। और उसके बाद अब ये ईमेल्स के जरिए के इन्होंने ये सोशल मीडिया पे कर दिया, और ये कर दिया, सोशल मीडिया पे ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे आईएसआईएस से, हम लोगों की मेहनत से और बाकी मुसलमानों की मेहनत से। और इस बात को सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी माना है। भारतीय मुसलमान जो है उन्होंने उसे घुसने ही नहीं दिया है देश में। तो इस बात को मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने माना है, और हमारे राजनाथ सिंह साहब ने भी, जब वो होम मिनिस्टर थे, इस बात को ऑन रिकॉर्ड माना। तो यानी आप कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन नाम की कोई संस्था नहीं थी, और आप लोगों ने मिलकर आईएसआईएस को देश में घुसने से रोका है। और सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है इस काम में, सरकार हमारी काम में रोड़े अटका रही है, मैं ये भी कह रहा हूँ। वो भी मैं, अगर आप कहेंगे तो तथ्य दे सकता। एकदम बताएं सर, कैसे कैसे सरकार रोड़े अटका रही है? आईएसआईएस को रोकने में सरकार कैसे रोड़े अटका रही है? उल्टी तरफ से शुरू करूं, मतलब कल से शुरू करते हैं। कल हमारा जुर्म क्या था? कल जो हमें चाणक्यपुरी थाने में बुलाया गया, हमारा जुर्म क्या था? अल्टीमेटली क्या निकला? जो बड़े वाले चैनल्स थे, नाम नहीं ले रहा, आप देख लेंगे, उन्होंने सुबह क्या प्रोपोगेट किया था कि क्राइम ब्रांच ने मुझे दिल्ली दंगों में अरेस्ट करने के लिए बुलाया, शायद अरेस्ट हो सकता हूँ। मगर जब हम वहाँ चाणक्यपुरी थाने पहुंचे, तो वहां भी वही बात कि आपको तो पता है प्रचा साहब, आपके साथ क्यों हो रहा है ये वो जो टीवी पे चल रहा है। पुलिस ने कहा आपसे? ये पुलिस ने कहा, कल की बात है ये, कल, लेकिन डायरेक्टली नाम नहीं लिया किसी का। आपके साथ तो ये उसी वजह से हो रहा है सब। लेकिन हो क्या रहा है ये भी छोटी बात है, भूल जाइए। ठीक है। किस चीज का क्या है? क्या हमारा गुनाह था कि हमने 3 अक्टूबर को पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था पाकिस्तान एम्बेसी पे? ये गुनाह है हमारा। ओके, कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर एफआईआर दर्ज किए मेरे। मतलब ये लोग किस हद तक जा सकते हैं? तो इनकी क्या साठगांठ है, जो मैं कहता हूँ आरएसएस से, ये आरएसएस की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की साठगांठ है कि हम उनके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारतीय मुसलमान, उनको तकलीफ है उनसे, पाकिस्तान की सरकार से, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमें क्यों रोक रही हैं? हमें चाइना से भी परेशानी है, तो हमें यह भी बोला गया है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। और ये मुझसे अंडरटेकिंग मांग रहे थे, तो कल भी मैंने कहा कि मैं करूंगा, जो मुझे इसकी सजा देनी है दे लो। फिर उन्होंने मुझसे रिटर्न में नहीं लिया, वरना मैं ये भी अंडरटेकिंग जो मुझसे मांग रहे थे कल, और नोटिस में भी लिखा हुआ है इस बारे में कि इस प्रकार का जुर्म आप नहीं करेंगे कोई बात। तो मैंने कहा था नहीं, इसको आईएसआईएस से कैसे जोड़ रहे हैं सर आप? अब उसके पीछे चलते हैं, एक तो ये बात हो गई, उसके पीछे चलते हैं। अभी एनआईए ने हमें बुलाया था, जो आपने जामा मस्जिद की तस्वीर बताई ना, उसमें एक ऑप इंडिया करके मैगजीन है जो कि आरएसएस की है, दुनिया भर जानती है।
उसने हमारी फोटोग्राफ ये जामा मस्जिद वाली लगाई, और एक उसी दौरान एक ISIS की कोई संस्था है, उसने ये वाली फोटो भारत के संविधान की और बाबा साहब की फोटो लेके जो जामा मस्जिद की थी, ये बता दिया एक, जो हमें लगता है कि ये भी ऑप इंडिया, और ये जो कोई, मुझे उसका नाम भी याद नहीं रहता है, उस संस्था ने एक जो हमारी पिक्चर लगाई थी वो जामा मस्जिद वाली, वो हमारा ये आरोप है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, और हमने इसके लिए कंप्लेंट भी कराई है दिल्ली स्पेशल सेल में भी, और NIA के पास भी वो कंप्लेंट है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि हमें ही बुला के धमकाया जा रहा है कि ये आपकी फोटो मिली है उससे। तो हमने कहा ये तो कंप्लेंट हमने पहले ही कर रखी है। ये लोग क्या चाहते हैं, RSS के लोग, के अगर हमारा क्या परेशानी है, क्या एक दो लोग भी ऐसा सोच लें कि हम जैसा व्यक्ति जो ISIS की इतनी बड़ी मुखालफत कर रहा है ये झूठे प्रचार से, एक दो मुसलमान भी ऐसा सोच लें कि शायद हमारा भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है ISIS के प्रति, तो वो एक आदमी तो बहकाया जाएगा। हम वो भी नहीं करना चाहते, इसके लिए हमने एक कंप्लेंट की थी मार्च में, फरवरी मार्च में, उस पर तो आज तक कुछ नहीं किया, बल्कि बुला के हमें ही वो सब धमकाया, डराया गया कि आप ये सब कार्रवाई बंद कर दो। ये दूसरी मिसाल ISIS की। फिर उससे पहले 2014 में चलते हैं, इसकी मैं आपको कंप्लेंट दे दूंगा जो हमने कर रखी है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ ना ऑप इंडिया पे। हमने ये भी बताया था ऑप इंडिया और ये जो ISIS है 2014 में ही शुरू हुए, और किसी को नहीं पता था वो कि एक वो पता नहीं कौन सी नकली सी मैगजीन है जो एक आध आदमी भी नहीं जानता होगा, उसको ऑप इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे डाल के पब्लिसिटी दी। तो ये सब उनका नेक्सस हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंप्लेंट डाल रखी है, वो भी हम आपको दे देंगे। उससे पहले आप 2014 में चलते हैं, जब ISIS की शुरुआत हुई। अंजुमन हैदरी ने और हमने मिलके एक यहाँ की संस्था है, बहुत बड़ी मुस्लिम संस्था है दिल्ली में, जोरबाग में, उन्होंने कहा कि हम ISIS को हम उनकी इंडिया में भी मुखालफत करेंगे, और हम यहाँ तक हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ISIS की जो मुखालफत है, जो अपोजिशन है, या जो उसका विरोध है, यदि मुसलमान करेंगे तो उससे सबसे अच्छा इफेक्ट जाएगा और वो लोग खत्म होंगे। हमने यहाँ से 2 लाख वॉलंटियर इकट्ठे किए कि हम सब जाके ISIS को मुंह तोड़ जवाब देंगे इराक में। उसकी तैयारियों के लिए आप बता रहे थे उसको रोका गया, उसको हमारे खिलाफ एक उसके लिए भी LOC जारी की। आज तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, किस वजह से? हमसे ये अंडरटेकिंग मांगी गई कि आप जाके इराक में, हम लोग 6 लोग जा रहे थे पहला प्रिलिमिनरी मीटिंग के लिए, ये अंडरटेकिंग मांगी कि आप जाके वहां पे इराक में जाके कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे। ये अंडरटेकिंग मांगी है, उसके लिए भी केस चल रहा है, महमूद प्राचा वर्सेस IB, वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि किसके तार कहां से भिड़े, क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप? हम ISIS की मुखालफत करना चाहते हैं, हमें रोकते हैं, तो कौन किसकी मदद कर रहा है? और हम इतने इफेक्टिव तरीके से रोक रहे हैं, 2 लाख लोग हम यहाँ पे, और एक सलमान नदवी साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि 5 लाख की सेना बना के मैं, जो वो क्या नाम है उसका, वो ISIS का जो हेड है, क्या नाम है उसका, फ्रॉड का सो कॉल्ड हेड जो है जी, उसकी मदद करने बगदादी की मदद करने इंडिया से मैं 5 लाख लोग रिक्रूट करके लेके जाऊंगा। तो उस व्यक्ति को तो सरकार और ये मनुवादी सरकार मानसिकता के लोग, RSS के लोग, उसको सिक्योरिटी दिलाइए। हमें रोका जा रहा है ISIS की मुखालफत करने से। जो ISIS के लिए 5 लाख लोग ले जाना चाहता है उनके साथ, उसको सिक्योरिटी भारत सरकार ने दी है। वो व्यक्ति क्या निकलता है बाद में? वो व्यक्ति वो निकलता है जो बाबरी मस्जिद के लिए सरकार का साथ देता है कि जी बाबरी मस्जिद को हम हटा लेते हैं। तो ये इससे ज्यादा सबूत हम क्या देंगे? इसीलिए जो परम आदरणीय है राजनीतिक चाणक्य और उनके दूसरे लोग मुझसे सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। ओके, आप हमेशा पर आरोप लगा रहे हैं। तथ्य है, इसको आप खुद रिसर्च कर ले, सारी चीजों को मैं जो भी बोल रहा हूँ। सलमान नदवी का भी मैं बता रहा हूँ, आप देख ले। ठीक है। और उन्होंने बाद में जो राम मंदिर के पक्ष में और बाबरी मस्जिद के खिलाफ, कि बाबरी मस्जिद के लिए हम सरेंडर कर देंगे, ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। और उन्होंने वो भी स्टेटमेंट दी थी बगदादी के फेवर में, हम 5 लाख लोग रिक्रूट करके इंडिया से ले जाएंगे वहां। ये भी सब स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अगला सवाल कि आपने तत्कालीन मुंबई ATS, महाराष्ट्र ATS के चीफ, फिर बाद में जो पुलिस कमिश्नर भी बने, राकेश मारिया, उन पर आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। कहा था कि उन पर आपने कहा था कि वो इंटरव्यू में पढ़ रहा था आपका कि राकेश मारिया को आतंकियों की तरफ गिरफ्तार करना चाहिए। ये क्यों कहा था सर आपने? मतलब एक IPS अधिकारी के बारे में आपकी ये राय क्यों बनती है और आप ऐसे ये मांग क्यों उठाते हैं? देखिए, अगर एक आम नौजवान जिसको, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, कोई कार्य करता है
एक आम नागरिक कोई कार्य करता है, आतंकवादी घटना का खास तौर पे, या कोई भी क्राइम करता है, लेकिन आतंकवादी घटना करना तो बहुत ही विभत्स बात है, तो उसकी सजा मेरी नजर में कम होनी चाहिए बनिस्बत उसके जिसको भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग दी है। देहरादून में ट्रेनिंग होती है, भारत सरकार उसे इतनी ज्यादा ताकत देती है, और आईपीएस ऑफिसर्स की ताकत तो आप जानते ही हैं कितनी ज्यादा होती है। हम पूरा देश की नागरिक उसको इतनी ताकत देते हैं, वो यदि किसी प्रकार से आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हो तो उसकी सजा 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमने जर्मन बेकरी के केस से यही एस्टेब्लिश किया है। उससे पहले ही हमने सबूतों के आधार पर ये बात कही थी कि सबूत इस प्रकार के हैं, इसी एविडेंस से, जिसमें वकील भी, जो डिफेंस काउंसिल था इसका हिमायत बेग का, वो भी कॉम्प्रोमाइज था। सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होने के बावजूद भी जो तथ्य निकल के आए उसमें यह है कि इसके तार ब्लास्ट कराने के राकेश मारिया साहब तक जाके रुकते हैं। वो हमने कोर्ट में फिर दिखाया भी था कि किस प्रकार से सारा सीन जो है, दूसरी वीडियो बनाई थी। मतलब एक राकेश मारिया साहब के कनेक्शन तो फिल्म लाइन में है ही, और बाहर विदेश में जो बैठे हैं बड़े बड़े गैंगस्टर्स जिनका नाम लिया जाता है, उनसे भी हैं, वो भी उसकी रिपोर्ट्स भी कितनी बार आ चुकी है। तो हमने ये कहा कि ये इंडियन मुजाहिदीन की सारी कहानी इन्होंने घड़ी थी, और जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में जो ब्लास्ट है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुजरिम है उस काम के, क्योंकि फिर मैं अपने ही खिलाफ बोलूंगा। उनकी तरफ तार सबूत नजर आ रहे हैं, तो अगर एक सही इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो इस केस में जर्मन बेकरी में अरेस्ट होंगे, और इंडियन मुजाहिदीन को क्रिएट करने में झूठा, और जिन लोगों ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट किया और 26/11 किया, 26/11 में तो विनोद कामते साहब की पत्नी है, उसमें आपको भी, उस पर भी आपको एक रिसर्च करके करनी चाहिए। हमने जी, वो हमने किया है, वो हमने पढ़ा भी। तो उसमें भी उन्होंने राकेश मारिया के खिलाफ वो लगाए हैं इल्जाम, सबूत पेश किए हैं कि वो किस प्रकार से जो करकरे साहब हैं उनकी तरफ, उनको कैसे ट्रैप करा के मरवाया इन्होंने। रिस्पांस टीम नहीं भेज रहे थे वो नहीं समय नहीं से, नहीं, भेज नहीं रहे थे उनको, पहले गलत रास्ते में भिजवाया। रिस्पांस टीम अस्पताल के दूसरी तरफ 200 पुलिस के लोग खड़े थे, वो नहीं भेजी, इनको ट्रैप करवाया गलत रास्ते में, पीछे जो गली थी उसमें भिजवा के। ये सब तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कामते साहब की वाइफ ने, वो केस भी मैंने किया हुआ है। तो इसीलिए मुझे मरवाने के लिए रवि पुजारी जी को इन्होंने सुपारी दी। लेकिन जिसको अल्लाह रखेगा उसको कौन मार सकता है, ऊपर वाला जिसकी मदद करेगा, तो ये लोग नहीं मार सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। राकेश मारिया जी ने मेरे खिलाफ डिफेमेशन की, क्यों नहीं करेंगे? करें, अब करें। मैं वो सब चीजें मैं चाहता हूँ वो करें, ताकि मैं वो सब चीजें साबित करूं, देश की जनता जाने कि, और दुनिया जाने कि किस प्रकार का फ्रॉड किया जा रहा है हमारे देश भारत को कमजोर करने के लिए। भारत में अगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि खुद ये लोग पुलिस ऑफिसर्स करा रहे हैं, तो भारत में इन्वेस्टमेंट कम होगी, भारत की छवि खराब होती है दुनिया में। ये इस प्रकार के देश के दुश्मन लोग हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ ज्यादा मतलब शिद्दत से काम करना चाहते हैं, ज्यादा ताकत से काम करना चाहते हैं। ओके, राजा साहब, एक खबर है वो हमने पढ़ी कि जमीयत उलमा हिंद ने 2016 में आपको निष्कासित किया था। वो आप पर केस के दौरान मौजूद न रहने और कथित रूप से निर्दोष आरोपियों को बचा न पाने का आरोप लगा था। क्या हुआ था, क्या कहना है इस पर आपकी राय? इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपने समाज के अम्बेडकरवादी SC ST और माइनॉरिटीज के लीडर्स की भी मजबूरी समझता हूँ, और अपने समाज के बाकी लोगों की भी मजबूरी समझता हूँ। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो अभी ये 2 लोगों को मेरे खिलाफ बयान दिलवाए हैं 164 के, मैं उनसे सिंपैथी रखता हूँ। मुझे पता है किस मजबूरी में उनसे करवाया जा रहा है, तो मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी वो नहीं रखता, और मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। आज भी मैं उनके खिलाफ, अगर मुझे भी कुछ नुकसान भी होगा, तब भी मैं इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा डिफेंस सबसे अच्छा क्या होगा, जो मैंने भी बताया आपको, कि ये लोग कोर्ट में जाके झूठ बोल रहे हैं, और वो मैं साबित भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सब सबूत है। लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने अम्बेडकरवादी समाज के लीडर्स की भी और उनकी भी मजबूरियां, कमजोरियां, और इस जो मनुवादी मानसिकता है उसकी ताकत का पता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को मरवाई सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं करूँ। उसी प्रकार से आप समझिए, सिर्फ इशारे में एक बात करूंगा मैं, कि जिसको बुला के 50-50 हजार और 1-1 लाख की गैदरिंग में वो बताया जा रहा था कि ये हमारे मसीहा हैं, वो हैं। जिस दिन जर्मन बेकरी ब्लास्ट का, आप ये भी रिकॉर्ड पे, सबसे बड़ी विक्ट्री थी राकेश मारिया जी। हमने उस दिन टाइड रिवर्स करना था, कि देखिए हमने साबित कर दिया जो हम इतने दिन से कह रहे थे, कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और उसके पीछे जो देश के दुश्मन सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, जो कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसमें भी शामिल हैं,
हमने जिस दिन वो सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की थी अम्बेडकरवादियों ने, उसी दिन हमें निष्कासित किया गया। तो इससे आपको कुछ अंदाजा मिलता है, जिस दिन हमारा सबसे बड़ा जीत का दिन था, उस दिन सबसे बड़ा प्रेशर आया ना कि अब अगर इनको बदनाम नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जमीयत इसलिए हम उलमा उनकी हिंद मजबूरी इतनी समझते बड़ी हैं। संस्था, प्राचा जी, जमीयत उलमा हिंद इतनी बड़ी संस्था, क्या वो कथित रूप से मनुवादियों या जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके दबाव में आ सकती है वो संस्था? देखिए, हिम्मत हमारे यहाँ जो हमारा ईमान है ना एज ए मुसलमान, क्या है वो मैं बता देता हूँ, और वो सभी संस्थाएं इस बात को जानती है। जिसको अल्लाह ताला यानी ऊपर वाला या जिसको हिम्मत दे, उसको वही देता है। अब करोड़ों की फौज भी अगर उसको अल्लाह ताला हिम्मत नहीं देगा तो वो हिम्मत नहीं मिलेगी उन्हें। अगर एक अकेले एक छोटे से चिड़िया को भी हिम्मत देगा तो हिम्मत उसी को देगा, और डर देगा किसी को तो वो अल्लाह ताला ही देने वाला है। ये हमारे लोगों के हाथ में नहीं है, ऐसा हमारा ईमान। तो ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। नंबर्स और शख्सियत बड़ी या छोटी मैटर नहीं करती है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है किससे क्या काम ले। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारा ईमान है। ओके, एक सवाल मेरा यूएपीए पे है। यूएपीए का स्वरूप जो है हालिया वर्षों में थोड़ा बदल गया है। आप लंबे समय तक वकालत करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप शर्मिंदा हैं कि आप लंबे समय तक यूएपीए के केस नहीं लेते थे, आपने कहा था। फिर आपने इजराइल एम्बेसी अटैक केस में जो आरोपी मोहम्मद अहमद काजमी था, उसको सुप्रीम कोर्ट से आपने बेल दिलवाई थी। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो अभी जो यूएपीए है, जो ऐसे मतलब कहा जा रहा है कि किसी के ऊपर भी लग जा रहा है, तो अभी के यूएपीए, पहले के यूएपीए जैसे आप केस लड़ते रहे हैं, उनमें क्या अंतर है? एप्लीकेशन में उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या नयापन दिख रहा है? क्या विभत्सता दिख रही है? क्या ईज़ीनेस दिख रही है? क्या है मामला? देखिए, ये राजनीतिक मसला भी नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ही यूएपीए लाई थी। बावजूद इसके लाई थी कि जो 2004 में जो इलेक्शन का मुद्दा था सबसे बड़ा, वो था कि हम जो पोटा एक्ट है उसको रिपील करेंगे। वो किया भी। तो ये यूनिवर्सल पॉलिसी है जिसमें सरकारों को देश का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करके भी इसका प्रयोग इस तरह के जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उसका मिसयूज करने का मौका मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक एक्सपर्ट पार्टी है। तो कोई अगर छोटा सा हथियार होता है तो उसको बड़ा करके इस्तेमाल करना ये जानते हैं। ये यही फर्क है, मगर इंटेंशन तो दोनों की एक ही थी कि अपने जो दुश्मन है उनको हमें देखिए यूएप में मेरा जो बाकी जो मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनसे मेरा थोड़ा मतभेद रहता भी है और है भी। मेरा मानना यह है कि डेथ पेनल्टी अगर हीनियस ऑफेंसेस हैं तो जरूरी है। मेरा मानना यह है कि सख्त कानून जिन चीजों की जिस जिस जो जरूरत हो तो सख्त कानून देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन बाकी सब लोग इसको नहीं मानते। उनका विचार है जो हमारे ह्यूमन राइट्स दूसरे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो कहते हैं कि ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूं ये कानून होने चाहिए, मगर उसमें प्रावधान ये भी होने चाहिए कि अगर इसका गलत यूज होता है तो जो इसका गलत यूज करता है उसकी सजा उससे भी बड़ी होनी चाहिए, जो कि जिनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जिनको झूठा फंसाया जाता है, या एक आम जो एक्यूज्ड है या ये अब आरोपी है उससे ज्यादा सजा उनकी होनी चाहिए गलत फंसाने की। ये एक हमारा व्यू है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो मगर मैं इसी चीज का मानने वाला, तो यूएपीए के परसे में खिलाफ नहीं हूं। अगर आतंकवादी घटनाएं होती है जैसे SC/ST एक्ट के, वो बहुत सख्त एक्ट माना जाता है, हालांकि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उसके फेवर में हूँ। इसी तरह यूएपीए के फेवर में हूँ। इसी तरीके से जो डाउरी डेथ के केसेस हैं, महिलाओं के लिए जो स्ट्रॉन्ग एक्ट्स बने, मैं उसके फेवर में हूँ। मगर उसका गलत इस्तेमाल हो तो उससे बड़ी सजा गलत इस्तेमाल करने वाले की होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, और इसलिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। अब मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ, पहले मैं था कि मैंने भी बाकी लोगों की तरह इनको उस नजर से देखा और मैंने केसेस नहीं लिए। ऊपर वाले ने मुझे एक सलाहियत दी है, मैं उसके लिए आज भी शर्मिंदा हूँ। अब इसलिए शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। मेरे पास जो टीम है वकीलों की वो इतनी नहीं है कि मैं सारे केस यूएपीए के ले सकूं देश भर के। मैं ऐसा साबित करने की जज्बा रखता हूं कि हम इन बेगुनाहों को छुड़ा सकते हैं, मगर मैं बेबस हूं क्योंकि मेरे पास उस तरीके के वेर विदौल नहीं है, इतने वकील नहीं है कि हम लड़के इन सबको छुड़ा सकते। ठीक है, अभी जो के लोग यूए जो लोग महाराष्ट्र में बंद है वो सब बेगुनाह है। उनके खिलाफ एविडेंस फोर्ज किया गया है, हम ये साबित कर सकते हैं। लेकिन रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, इससे हम नहीं कर पा रहे। लेकिन हम अपने केस में इस बात को साबित करेंगे किस प्रकार से ये
जो इन्होंने हमारी मैनिपुलेशन करके जो एविडेंस दिए हैं, हम उससे उनको भी मदद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब मेरा सवाल अभी भी वहीं स्टैंड कर रहा है कि पहले के यूएपीए में अभी के यूएपीए में क्या अंतर दिखता है आपको? मैंने आपको कहा तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है, छोटा सा भी हथियार होता है तो उसको बड़ा करके उसका ज्यादा मिसयूज करने में कैपेबल है। सर तो टेक्निकल पे आइए, यूएपीए में टेक्निकल डिटेल्स दीजिए उसकी। टेक्निकल डिटेल्स चाहिए आपको, तो टेक्निकल डिटेल्स ये है कि उस टाइम एक तो जो एक ये चीज थी कि इंडिविजुअल का जो सबसे बड़ा जो इसमें वो है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस को ही बैन किया जा सकता था, जिसका असर देश में सब पे पड़ने वाला है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा सकता था, अब एक इंडिविजुअल को भी बैन किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि पूरी संस्थागत तौर पे कुछ कर रहे हो तो किसी भी व्यक्ति को बैन किया जा सकता है, वो एक इसकी सबसे बड़ी कमी है। फिर सब इंस्पेक्टर्स को ही पावर्स दे दी गई हैं, वो इसकी एक बड़ी कमी है। जो जो एनजीओज वगैरह हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, और ये सब चीजें उसमें जो पहले नहीं थी वो ऐड की गई है। ये टेक्निकल डिटेल्स है। अब उसके बाद आप ये देखिए कि जो ओरिजिनल लिस्ट आई थी, जो माननीय होम मिनिस्टर साहब ने 2019 में जो लिस्ट लाई थी, उसमें सिर्फ 4 या 5 लोग थे। हाफिज सईद थे, दाऊद इब्राहिम थे, इस प्रकार के और 4-5 लोग थे। उसके बाद जो एक 15 लोगों की लिस्ट आई, वो सब सिख कम्युनिटी के लोग थे। तो ये जो गतिविधियां हैं ना, कि पंजाब में क्योंकि एक राजनीतिक फायदा उठाना है, एक माहौल बनाना है, तो उसमें जो सिख लोग जो कभी, अब वो मेरे ख्याल से कहीं होंगे भी नहीं, उनके सबके नाम दे दिए। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मैसेज देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी उसका, और उससे पंजाब में कितना नुकसान हो रहा है। जो आतंकवाद पर पंजाब के लोगों ने, एक तरफ पाकिस्तान से लड़ा पंजाब के बहादुर हमारे लोगों ने, और उसमें SC SC और माइनॉरिटीज के लोग ही सबसे आगे थे। एक तो पाकिस्तान को रोका, और रोकते हैं हमेशा सिख लोग और हमारे SC लोग। दूसरा, अंदर से भी आतंकवाद उन्होंने खत्म किया। किसी KPS गिल ने खत्म नहीं किया आतंकवाद, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। किसी KPS गिल ने आतंकवाद खत्म नहीं किया। हमारे जो सिख कम्युनिटी के लोग थे और जो SC कम्युनिटी के लोग थे, उन्हीं ने लोगों ने, जो इमोशनल लोग थे, उनको समझा के खत्म कराया, और बिल्कुल खत्म हो गया है। खालिस्तान का नाम नहीं है अब कहीं पंजाब में। उसको रिवाइव करने के लिए, ताकि क्या पॉलिटिकल फायदा उठा सके, 11 से लेके 15 लोगों के सिखों के नाम दिए हैं आतंकवादियों की लिस्ट में, जो कि बैंड है। मतलब इस प्रकार का जो प्रयोग करना है, वो ये चेंज आया है पहले में और अब के। ओके, आखिरी सवाल है मेरा प्राचा जी। दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली दंगों के पीछे जो है सोची समझी साजिश थी, और दंगे तो कैसे हुए, तो ये साजिश की बात आती है। इसको लेकर आपकी समझ क्या कहती है, आपकी राय क्या कहती है? और क्या दंगा इतना भयानक था कि दिल्ली पुलिस वाकई 3 दिन तक दंगों को रोक नहीं पाई? क्या थी सच्चाई, क्या है आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इन चीजों का? दिल्ली पुलिस ने अपने राजनीतिक जो आका हैं, होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, ये दंगे कराए हैं। दिल्ली पुलिस ने ही कराए हैं। कह रहे हैं। और जी, और इसी बात को हम साबित कर रहे हैं, इसीलिए तो दुश्मनी है, और वही छीनने हमारे यहाँ रेड मारी गई है। वो सबूत दिल्ली पुलिस ने कराए हैं, और RSS और बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर कराए हैं, पूरी एक टीम के तौर पे कराए। मगर यहाँ मेरा एक जो और ऑब्जर्वेशन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे रिसर्च की जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, कि पूरी जो मनुवादी मानसिकता के लोग RSS में हैं, उनका ये प्लान तो था ही कि CA NRC का जो प्रोटेस्ट है, वो किसी भी प्रकार से दबा नहीं पा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए यही प्लान था कि इस प्रकार से अपने लोगों को भेजेंगे पुलिस के साथ, और दंगा या हमले शुरू कराएंगे, जिसकी वजह से, और फिर इसको बदनाम करेंगे, मुसलमानों के ऊपर ही ब्लेम लगाएंगे, CA NRC के, और जो दूसरे लोग CA NRC के प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसको करेंगे। ऐसे ऐसे करना ही था। लेकिन ये 23 तारीख को क्यों किया गया, ये मेरा एक विचार मेरे मन में तब से ही आ रहा है, और मैंने इसको तब भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये काम 25 तारीख को भी हो सकता था। 2 दिन में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता? ये काम 26 तारीख को भी हो सकता था। 25 को तो ट्रम्प साहब चले जाते। ये कुछ बीजेपी की अंदर की राजनीतिक टसल भी थी कि एक चीज का दबाव तो सबने था ही सब पे कि ये काम तो करना ही है हमने, मगर 23 तारीख को करने का जो श्रेय जाता है, वो होम मिनिस्ट्री को जाता है, ताकि जो मोदी साहब हैं, उनकी भी खूब बदनामी पूरी दुनिया में कराई, और ट्रम्प साहब की विजिट को खराब किया गया।
तो इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। ये सब चीजें जब तक हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तब तक इसके असली चेहरे नहीं खुल के आएंगे। अब कपिल मिश्रा साहब के बारे में हमसे परेशानी क्या है, दुनिया भर क्या कह रही है कि कपिल मिश्रा साहब ने और जैसे अनुराग ठाकुर साहब हैं या जो हमारे प्रवेश साहब सिंह वर्मा साहब हैं, इन्होंने सिर्फ भड़काऊ भाषण दिए या इन सब लोगों ने, यही इल्जाम पूरी दुनिया को बताया जा रहा है। हमने क्या सबूत पेश किए हैं, हमने क्या गवाहियां पेश की हैं पुलिस के सामने, अथॉरिटीज के सामने के रागिनी नायक और कपिल मिश्रा साहब बंदूकें और बम लेकर हमले कर रहे थे उसी दिन 23 तारीख को। ये परेशानी है, ये हम सबूत पेश कर रहे हैं। इसके एविडेंसेस आपने सबमिट किए हैं जी, इसी से तो परेशानी है। हमने क्या सबूत पेश किए हैं कि बीजेपी के सिटिंग 3 एमएलए वो दंगों में खुद शामिल थे, बम फेंकने में, गोलियां चलाने में, हमला करने में। हमने क्या सबूत पेश किए हैं कि नंद किशोर गोयल साहब हैं, एमएलए हैं यूपी से, वो उन्होंने लोगों को भेजा है भर भर के, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और बम बहुत सारे आए। हमने क्या सबूत पेश किए, इस प्रकार से हम ये सबूत पेश कर रहे हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट लेके थाने जा रहा था मुस्लिम समुदाय का, तो उसको मार के भगा दिया था। और कपिल मिश्रा साहब को तो आपने देखा ही था ना, डीसीपी साहब खड़े होके उनसे करा रहे थे, पूरी दिल्ली पुलिस खड़े होके उनसे वो स्पीच दिलवा रही थी। उसके बाद जो दंगे भी हुए वो भी पुलिस और कपिल मिश्रा साहब के लोगों ने मिलकर किए। ये सब दिल्ली पुलिस बगल में खड़ी थी उनके, हाँ, स्पीच देते टाइम। उसके बाद के जो सबूत है वो हमारे पास है कि किस प्रकार से हमले, जो चांद बाग का जो प्रोटेस्ट हो रहा था जहां महिलाओं तक को मतलब गोली मारने की चेष्टा की गई, मारपीट की गई, लिटा लिटा के प्रेग्नेंट लेडीज तक को मारा, वो सब सबूत हमारे पास है। तो ये है हमारे से प्रॉब्लम कि हम वो तथ्यों के आधार पे, और फिर मैं तो कोई किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकता ना, मेरी कलम में तो ताकत नहीं है। तो उस समय क्या हो रहा था कि पुलिस जो है मना कर रही थी। तो भारत का संविधान इतना कच्चा नहीं है कि सिर्फ पुलिस अगर होस्टाइल हो जाए कि, और पुलिस अगर मुलजिमों के साथ या क्रिमिनल्स के साथ मिल जाए तो संविधान शिथिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने यही साबित करके दिखाया कि अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती तो ईमेल के जरिए होगा, जो हमारा गुनाह है इस केस में। तो ईमेल के जरिए हो सकता है, डाक के जरिए हो सकता है, फिर हम न्यायालय तो है ही, हम ये दिखाएंगे कि हमने एसएचओ को भी कंप्लेंट की थी, टाइम पे की थी, हमने डीसीपी साहब को भी की थी, टाइम पे की थी, हमने प्रधानमंत्री जी को भी की थी, टाइम पे की थी, उसी टाइम पे। और अगर नहीं कर रहे सब तो हम न्यायालय में गुहार लगाएंगे, ये सब सबूत पेश करेंगे कि ये तो सब पुरानी डेट्स के हैं। अब पुलिस ने एफआईआर नहीं की तो न्यायालय करेगा, यही हो रहा है। इससे परेशानी है। मैं कोई ऑर्डर लिख सकता हूं क्या? आप खुद बताइए मुझे। जज लिख रहे हैं ना ऑर्डर, तो ये परेशानी है हमसे। हाँ, तो ये थे महमूद प्राचा। तमाम आरोपों, तमाम चीजों पे, तमाम केस कहानियों पे अपनी राय, अपनी बात, अपने तथ्य, आरोप, तमाम चीजों के साथ अपनी बात करते हुए। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा हमें। वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, और अपना ख्याल रखिएगा। जो आसपास हैं, जो दोस्त हैं, जो यार हैं, जो घर वाले हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पत्नी, प्रेमिका, जो भी हैं, प्यार कीजिए। सरकार से जो जवाबदेह हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, सवाल पूछिए लोगों से। सवाल पूछने में कुछ जाता नहीं है, जवाब भी थोड़ा धैर्य से सुनिए। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में है महमूद प्राचा। आप देख रहे थे लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।